श्री सुरेश कुमार जी। महोदय, आज मैं वर्ष 2024-2025 के बजट के ऊपर बोलने के लिए खड़ा हूं। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री और व्यवस्था परिवर्तन के सूत्रधार ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का, जिन्होंने अपने कार्यकाल का ये दूसरा बजट पेश किया है। पिछले बजट में माननीय मुख्यमंत्री जी ने व्यवस्था परिवर्तन के स्लोगन के साथ बजट पेश किया था और उस व्यवस्था परिवर्तन के माध्यम से इस प्रदेश के अंदर पिछले एक वर्ष में अनेकों ऐसे व्यवस्था परिवर्तन हुए जिनका सीधा लाभ प्रदेश की जनता को हुआ है और प्रदेश की जनता इसके लिए मुख्यमंत्री जी का और हमारी सरकार का धन्यवाद कर रही। इस बदलाव की अगर हम बात करें, इस प्रदेश में पिछले दिनों बहुत बड़ी त्रासदी आई और पूरा प्रदेश जो था उस त्रासदी की चपेट में आया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बड़ी सूझबूझ के साथ इस प्रदेश को उस आपदा से उबारा, जिसके लिए देश में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हमारी सरकार की और माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रशंसा हुई है। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री और हमारी सरकार बधाई की पात्र। मुख्यमंत्री जी ने सुख आश्रय योजना का आगाज किया, जिसका लाभ प्रदेश के उन बेसहारा बच्चों को मिल रहा है जिनके माँ बाप नहीं है, जिनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। और सरकार ने ऐलान किया कि जिनके माँ बाप नहीं हैं उनके माता भी पिता भी प्रदेश की सरकार है और हजारों ऐसे बच्चे जो हैं इस सुख आश्रय योजना का लाभ उठा रहे हैं। हमारी सरकार ने राजस्व अदालतें लगाकर राजस्व अधिनियम 1953 में संशोधन करके प्रदेश की जनता को एक बहुत बड़ी राहत दी है। जो मामले बरसों से लोगों की जमीनों के पटवारियों के पास, तहसीलदारों के पास लंबित पड़े हुए थे, आज 95,000 लोगों को इसका लाभ मिलते हुए, चाहे वो तकसीम के केस थे, चाहे वो इंतकाल के केस थे, आज प्रदेश की जनता इसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी का और हमारी सरकार का धन्यवाद करती। हमारी सरकार ने फॉरेस्ट क्लियरेंस का सरलीकरण करते हुए इस प्रदेश में ऐसी व्यवस्था परिवर्तित की है कि जो मामले वर्षों से लंबित पड़े हुए थे, जिनकी वजह से हमारी कई योजनाएं जो थी वो साकार नहीं हो पा रही थी और वो धरातल पर नहीं आ पा रही थी, हमने वो बदलाव करते हुए जो फॉरेस्ट क्लियरेंस के जो एक्ट थे उसमें बदलाव किया। आज उसका लाभ भी प्रदेश की जनता को और सरकारों को भी हो रहा है। हमारी सरकार ने प्रदेश की आर्थिक स्थिति को मद्देनजर रखते हुए आबकारी नीति बनाई, जिसका लाभ प्रदेश को हुआ। हमारी सरकार ने वाटर सेस लगा के प्रदेश के जो आर्थिक संसाधन थे उनको जुटाने का कार्य किया, जिसके सकारात्मक जो नतीजे हैं वो देखने को मिल रहे हैं। हमने इस वर्ष जो बजट माननीय मुख्यमंत्री जी ने पेश किया है वो आत्मनिर्भर हिमाचल प्रदेश का बजट है और इस बजट में ये झलक दिखती है कि इस बजट से जो गांव का, आम परिवार का, किसान और जो मजदूर वो उम्मीद रखता है कि इस वर्ष से उनकी आशाएं जो हैं वो पूरी होंगी। मैं अभी सुन रहा था हमारे विपक्ष के साथी बजट के ऊपर बोल रहे थे। विपक्ष का काम है विरोध करे, लेकिन सकारात्मक विरोध हो, वो होना चाहिए, लेकिन मात्र विरोध के लिए विरोध हो ये बात नहीं होनी चाहिए। आज ऐसा सुनने को मिल रहा है कि हमारी सरकार ने कुछ किया ही नहीं और यहां पे जो कुछ हुआ या तो इनकी सरकार ने किया या जो हम योजनाएं लेके आ रहे कह रही है तो केंद्र से आई हुई है।
अगर ऐसी योजनाएं केंद्र की आपकी होती और सारे अच्छे कार्य आपने किए होते तो आप उस तरफ नहीं बैठे होते, आप इस तरफ होते। ये साबित हो चुका है कि आपकी चाहे केंद्र की योजनाओं की बात थी, चाहे प्रदेश की योजनाओं की बात, जिनकी आप बात कह रहे हैं, जिनका डंका आप यहां पे पीट रहे हैं जोर जोर से, आपकी योजनाओं को प्रदेश की जनता ने नकारा है। और पिछले 1 वर्ष में हमारी सरकार ने जो कार्य किए हैं उनकी सराहना प्रदेश सरकार ने में हुई है। आज आत्मनिर्भर हिमाचल प्रदेश की जो गाथा इस बजट के माध्यम से लिखी गई है, उसमें ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुधारने का कार्य किया गया है। हमारे राजीव गांधी स्टार्टअप योजना, राजीव गांधी प्राकृतिक खेती स्टार्टअप योजना, जिसमें 36,000 किसानों को जोड़ने का लक्ष्य है। राजीव गांधी सोलर पावर स्टार्टअप योजना, राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना, ये सारी योजनाएं ऐसी हैं जिनका सीधा लाभ ग्रामीण अर्थव्यवस्था के ऊपर पड़ता है, जिनका सीधा लाभ प्रदेश की जनता को होने वाला है। ये हमारे इस बजट की खूबसूरती है जो बजट माननीय मुख्यमंत्री जी ने पेश किया हुआ है। अभी हमारे साथी कह रहे थे कि किसी को लाभ नहीं इसका हुआ है, और सारे बजट को, सारी बजट की स्पीच हम सुन रहे हैं तो विपक्ष के हमारे साथी जो हैं वो मात्र गारंटियों की बात कर रहे हैं। एक बात समझ नहीं आती है, गारंटियां हमने दी है प्रदेश की जनता को, प्रदेश की जनता को कोई शक हमारे ऊपर नहीं है और हम वचनबद्ध हैं प्रदेश की जनता के सामने, लेकिन राग आलाप रहे हैं हमारे विपक्ष के साथी। हमने गारंटियां दी है, हम इन गारंटियों को पूरा करने का मादा रखते हैं। आप देखते जाइए, हमारे बजट के अंदर इन गारंटियों की झलक आपको दिख रही है। और आने वाले समय में आप कह रहे हैं हम लोकसभा के अंदर देखेंगे, लोकसभा के अंदर हम देखेंगे कि हमारी गारंटियों को लोग किस तरीके से लेते हैं। ये बजट जो है, ये इन गारंटियों का आधार जो है वो रख दिया गया है। आप आने वाले समय में इन गारंटियों को देखेंगे। आप सारी गारंटियों की बात कह रहे हैं, हमने पहली गारंटी जो प्रदेश के कर्मचारियों को दी थी उस गारंटी को पूरा किया ओपीएस के माध्यम से। आज 1,15,000 जो हमारे कर्मचारी हैं उनके जीवन को हमने सुरक्षित किया है। आप उस गारंटी को भूल रहे हैं, उसके ऊपर भी आप प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। आज प्रदेश में कर्मचारियों की चिंता आप लोग कर रहे हैं, हम सुन रहे हैं, बड़ी हंसी आती है। कर्मचारियों को के ऊपर बोलने का अधिकार आप लोग खो चुके हैं। आज मेरे साथी कह रहे हैं कि कर्मचारी गेट के ऊपर बैठे हुए हैं। फिर शुक्र करो ये बैठे हैं आराम से, इनको सुन तो रहे हैं। आपकी सरकार में तो आपने इनको बैठने भी नहीं दिया था। आप लोगों ने इनके ऊपर पानी की बौछारें यहीं मारी थी, ठंड में बैठे थे और पानी की बौछारें मारी थी आपने जब ओपीएस के लिए ये लोग आए थे। आप लोग जब बेरोजगार संघ आया था उसको आपने खदेड़ा था, एक व्यक्ति की टांग टूट गई थी उसमें। आप लोगों को बोलने का अधिकार नहीं है कर्मचारियों के ऊपर। आप लोग आज कर्मचारियों के हितैषी हो गए। प्रदेश का कर्मचारी वर्ग जानता है कि कौन कर्मचारियों का हितैषी है और कौन कर्मचारियों के लिए कार्य कर रहा है। ये प्रदेश का कर्मचारी वर्ग जानता है। आपको इसके ऊपर चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। 10,000 करोड़ रुपए की देनदारियां आप कर्मचारियों की छोड़ के गए। सुरेश जी, आज आप कर्मचारियों की चिंता कर रहे हैं। एक मिनट बैठे आप। क्योंकि 7 बजे समय समाप्त हो रहा है, अभी माननीय सदस्य सुरेश जी बोलेंगे, उसके बाद डीएस ठाकुर है, तो मैं इस माननीय सदन की बैठक 7:30 बजे तक बढ़ा रहा हूं, आप सबकी सहमति से। माननीय सुरेश कुमार जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। हमारे इस बजट में मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने सभी जो आदर्श अस्पताल हमने बनाए हैं उनमें एक नई पहल करते हुए कैंसर पीड़ित जो मरीज हैं उनको राहत देते हुए जो कीमोथेरेपी से संबंधित हमारी दवाएं हैं, कैंसर से संबंधित दवाएं हैं, उनको भी हमारे इन ग्रामीण स्तर के जो अस्पताल हैं उनमें उपलब्ध कराने का प्रावधान किया है। इसके लिए इससे बड़ी और बात क्या हो सकती है। हमारे डे केयर सेंटर और डे केयर सेंटर जो कैंसर के
वो इन औषधालयों में खोलने का प्रावधान हमारी सरकार ने किया है। कौन ऐसा वर्ग है जिसपे ऊपर जो है हमारी सरकार ने राहत नहीं दी है। हमने अभी मेरे साथी पढ़ रहे थे, ओपीएस की बात हम करें, 1500 रुपए की बात ये कर रहे थे। 1500 रुपए हमने चरणबद्ध तरीके से देने का कार्य आरंभ किया है। हमारे 1500 रुपए की चिंता आप लोग कर रहे हैं, लेकिन आप जरा उन गारंटियों को भी याद करिए जो आपने आज से 9 वर्ष पूर्व दी थी। आपने 15 लाख रुपए देने की बात की थी, आपने 2 करोड़ नौकरियां देने की बात की थी, आपने बुलेट ट्रेन चलाने की बात की थी, आपने 100 स्मार्ट सिटी बनाने की बात थी। कौन सी गारंटी आपने पूरी की है? जरा जनता को आप जवाब दीजिए। आप हमारी जो गारंटी है उनके ऊपर प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं। हमारा तो 1 साल हुआ है, हम तो गारंटियों को पूरा कर रहे हैं, लेकिन आप जो है गारंटियों के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाने के योग्य नहीं है। आप ऐसा कोई इल्जाम हमारे ऊपर नहीं लगा सकते हैं। 680 करोड़ रुपए की जो स्टार्टअप योजना है वो हमारे रोजगार से जुड़ी हुई है, ग्रामीण रोजगार से जुड़ी हुई योजना है। दूध गंगा योजना जिसके ऊपर काम आरंभ हो चुका है। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड जो है उसके साथ सरकार का एमओयू साइन हो चुका है। हम किसानों से दूध खरीदने की प्रक्रिया में आगे बढ़ चुके हैं, और आप कह रहे हैं कि हमने किसानों के लिए कुछ नहीं किया। आप किसानों के हितैषी बनने का आज जो बात यहाँ कर रहे हैं, आज अध्यक्ष महोदय हमें हंसी आती है। आज किसानों की बात लगभग सभी विपक्ष के साथियों ने की, लेकिन ये भूल रहे हैं कि किसान तो बैठे हैं दिल्ली में। किसानों के ऊपर तो आप अश्रु गैस के गोले फेंक रहे हैं। आज 3 किसान जो हैं मर चुके हैं। आप किसानों के हितैषी बनने की बात कर रहे हैं। किसानों के जो असली हितैषी है वो कांग्रेस पार्टी है। हमारे बजट में इसकी झलक आपको दिखेगी, और आने वाले समय में किसानों के लिए दूध की योजना भी हम लेके आ रहे हैं, और एमएसपी जो दूध के ऊपर हमने दी है। अभी कह रहे थे कि दूध जो है वो हमारा 55 रुपए किलो है, आज 60 रुपए किलो है। ये जो हमने दिया है ये एमएसपी दी है। इससे ज्यादा किसी किसान का दूध अगर बिकता है तो वो बेच सकता है मार्केट में, लेकिन नहीं बिकता है तो सरकार लेगी इस पे। एमएसपी का मतलब ये है जो हमारा दूध 100 रुपए किलो खरीदने का जो वादा था वो हमारा जनता के साथ है, किसानों के साथ है। इसके लिए मिल्क सोसाइटियां गठित की जा रही हैं। आपको इसके ऊपर चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आपने हर वर्ग को राहत देने का कार्य इस बजट के अंदर हुआ है। मैं स्पोर्ट्समैन की बात करना चाहता हूं। हमारे बच्चे जब बाहर खेलने के लिए जाते थे तो वो बसों में भर के जाते थे। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने एसी गाड़ियों के माध्यम से उनको बाहर खेलने जाने की व्यवस्था की है। जो हमारा बच्चों की जो डाइट मनी थी उसको 500 रुपए किया है, जो हमारी 200 और 250 रुपए होती थी। हर वर्ग को हमने राहत पहुंचाने का कार्य जो है इस बजट के माध्यम से किया है। यहां तक कि आप सब लोग जो बातें कर रहे हैं, आपका जो ख्याल है वो भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने रखा है, जिसमें आपकी जो विधायक निधि है हम सब विधायकों की वो 2 करोड़ 20 लाख रुपए तक कर दी गई है। विधायकों की जो ऐच्छिक निधि है 13 लाख से 14 लाख कर दी गई है। विधायक प्राथमिकता वित्त सीमा जो 175 करोड़ थी वो 195 करोड़ कर दी गई है। तो अब कौन सा ऐसा वर्ग बचा है जिसको राहत नहीं दी गई हो? पंचायती राज की सारी संस्थाओं को राहत दी गई है। आप इस बजट के ऊपर जो शंका जाहिर कर रहे हैं, ये बजट जो है किसानों का हितैषी बजट है, ये कर्मचारियों का हितैषी बजट है, ये हमारे जनप्रतिनिधियों का हितैषी बजट है, ये बेरोजगारों का बजट है, ये महिलाओं का बजट है, और ये नौजवानों का बजट है। इसमें हर वर्ग को राहत देने का कार्य जो है माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। अध्यक्ष महोदय, अभी कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके ऊपर और करने की आवश्यकता है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो डे बोर्डिंग स्कूल खोलने की बात की थी, डे बोर्डिंग स्कूल के ऊपर भी कई तरह की चर्चाएं की, लेकिन बजट में मैं अपनी बात करता हूं। मेरे भोरे क्षेत्र में जो डे बोर्डिंग स्कूल है, आप आइए वहां देखिए, उसका कार्य आरंभ हो चुका है, उसकी बिल्डिंग बनना शुरू हो गई है। माननीय मुख्यमंत्री ने उद्घाटन उसका शिलान्यास उसका कर दिया है। 5 हमारे 6 जो इस वक्त डे बोर्डिंग स्कूल है वो अपनी बनने की प्रक्रिया में है, जिनमें हमारा लाड़ू का है, नगरोटा बगमा का है, अमलैड का है, भोरंज है, संगवाई है उन्ना में।
ये 5 जो डे बोर्डिंग स्कूल हैं ये प्रोग्रेस पे है, और जो अगले 11 जो हमारे डे बोर्डिंग स्कूल है वो टेंडर प्रक्रिया में चल रहे हैं। तो जहां पे जमीन उपलब्ध नहीं है वहां पे जमीन उपलब्ध कराई जा रही है। आप अपना बताइए, अटल आदर्श विद्यालय की आप बताइए, 5 साल आपके बीत गए, कोई एक अटल आदर्श विद्यालय बताइए जो इतने समय में आपने 5 वर्षों में कर लिया हो। ये जो संस्थान होते हैं इनमें समय लगता है, इनको डेवलप करने में टाइम लगता है। तो ये डे बोर्डिंग स्कूल की जो स्थिति है ये माननीय अध्यक्ष महोदय ये सदन के सामने मैंने रखी है। डे बोर्डिंग स्कूल खोलने की प्रक्रिया में हमारी सरकार आगे बढ़ी है और बहुत जल्द इन डे बोर्डिंग स्कूलों के माध्यम से हम एक क्वालिटी एजुकेशन जो है हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के जो बच्चे हैं, गरीब परिवारों के जो बच्चे हैं, आम परिवारों के जो बच्चे हैं, उनको देने का जो कार्य है वो हमारी सरकार करने जा रही है। आप पॉली हाउस की बात मेरे साथी विनोद जी कर रहे थे। पॉली हाउस की स्कीम आप लोग लाए, अच्छी बात है, किसानों के लिए पॉली हाउस की स्कीम आप लाए। वो कह रहे हैं कि पॉली हाउस के लिए कोई इसमें प्रावधान नहीं रखा है। जब हमने स्कीम ही बंद नहीं की है तो जो प्रावधान आपने किए वो चल रहे हैं एज इट इज, इसमें प्रश्न उठाने की बात ही नहीं है। अगर आपने अच्छी स्कीम लाई होगी तो अच्छी चल रही है, अगर गलत लाई होगी तो गलत चल रही है। हमने कौन सी बंद की है स्कीम? ये स्कीम जैसा थी वैसे चल रही है, हमने इसमें कोई फेरबदल जो है वो नहीं किया है। आप शिक्षकों की भर्ती की बात कर रहे हैं, आप भी 5 साल सरकार में थे, आपने शारीरिक शिक्षक कितने भर्ती कर लिए थे? बताओ, हुए थे कोई? बताओ कोई भर्ती हुई थी पिछले 5 वर्षों में? आप हमारे से प्रश्न कर रहे हैं इस बात का, शास्त्री कितने आपने लगाए बताइए जरा, कोई लगाए थे? हमारी सरकार ने तो शास्त्री के पद भी निकाले हैं, हमने जेवीटी के पद भी निकाले हैं, पीजीटी के पद भी निकाले हैं और सारे जो है वो भर्ती प्रक्रिया चालू है। आप अपने समय का बताइए। आज आप वो बातें उठा रहे हैं जो आप पिछले 5 वर्षों में कर नहीं पाए, आपने कुछ किया नहीं और हमारे से आप हाथ के ऊपर जाओ जमाने वाली बात कर रहे हैं कि एकदम से हम कुछ कर दें 1 वर्ष। ऐसा संभव नहीं है। ये सारे कामों के लिए वक्त लगता है और सरकार जो है हर कार्य को बड़ी संजीदगी के साथ जो है वो कर रही है। हम इन 5 वर्षों में हमने जो गारंटियां दी है उनको भी पूरा करेंगे और जनता की आशाओं के अनुरूप हम कार्य करेंगे। और आने वाले समय में प्रदेश के अंदर जो है वो जो चुनाव आ रहा है इसमें आप देखेंगे, आप ओपीएस की बात कर रहे हैं, प्रदेश के जो कर्मचारी हैं उनको हम आगाह करना चाहते हैं। हमने जो ओपीएस यहाँ पे लागू किया है उस ओपीएस के ऊपर भी खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी वहां ओपीएस बंद कर दी गई, राजस्थान में इनकी सरकार बनी वहां ओपीएस बंद कर दी गई। तो प्रदेश के कर्मचारियों को हम आगाह करने चाहते हैं कि आप ऐसी इनकी कुनीतियों से आप सचेत रहें और ताकि ये आपकी जो ओपीएस कांग्रेस सरकार ने दी है इसके ऊपर डाका ना डाल सके, इसको बंद ना कर सके। इसके लिए हमें कर्मचारियों को जागरूक करना चाहते हैं। आप कर्मचारियों के हितैषी नहीं है, आप कर्मचारियों के हित की बात करने वाले लोग नहीं है। मैं एक शेर माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए पढ़ना चाहता हूं। काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, कदम चलो ऐसा कि निशान बन जाए, यहां जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, आगाज इस कदर करो कि मिसाल बन जाए। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऐसा कार्य किया है। ये जो बजट माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रस्तुत किया है ये आम जनता की आशाओं का बजट है और इस बजट में समाज के हर वर्ग का ख्याल रखा गया है और इस बजट के दूरगामी परिणाम जो है देखे आने वाले समय में मिलेंगे। मैं इस बजट की जो है वो इसका समर्थन करता हूं और इसके लिए मैं सरकार का और माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। आपने मुझे बोलने का वक्त दिया। जय हिंद।